एबीपी न्यूज के खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता तिवारी और हमारे साथ हैं आज एक बेहद खास मेहमान। लेकिन इस मेहमान से परिचय कराने से पहले एक जरूरी जानकारी। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और इसीलिए इस कार्यक्रम के दौरान हम कोरोना से जुड़े सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। इस हॉल में मौजूद सभी लोग वैक्सीन ले चुके हैं। और अब परिचय कराते हैं आज के खास मेहमान से। 20 साल से भी कम उम्र में सबसे पहले इनकी दादी को उनके ही सुरक्षा गार्ड्स ने गोली मार दी और उसके बाद इनके पिता एक हिंसक हमले में मारे गए। तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए कि ये राजनीति में कब आ रही हैं। ये राजनीति में आई काफी दिनों के बाद और इन्होंने सबसे मजबूत, सबसे बड़ी चुनौती ली। इन्होंने बीड़ा उठाया देश के सबसे बड़े राज्य में देश की सबसे पुरानी पार्टी के रिवाइवल का। इनकी मजबूती, इनकी प्रतिज्ञा इनके राजनीतिक नारे से भी साफ दिखती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। जी हां, कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। ये पहला मौका है जब प्रियंका गांधी वाड्रा किसी टीवी चैनल के न्यूज शो में इस तरह से आई हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम में से समय निकाला और यहाँ पर आई। अब मैं आपको आमंत्रण देती हूँ कि आप मंच पर आएं और ये बताएं कि यूपी की जनता आपको वोट क्यों करती है। देखिए, यूपी की जनता हमें क्यों वोट दे, क्योंकि यूपी की जनता ने जितने भी राजनीतिक दल हैं जो यूपी में हैं उन सबको परखा है। उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता से भरी हुई राजनीति को देखा है। लेकिन आज परिस्थितियां क्या है? आज जहां जहां मैं जाती हूं, गांव-गांव में जाती हूं, जिससे मिलती हूं, सब बहुत ही त्रस्त हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी रोजी रोटी है उसी को कमाना मुश्किल हो गया है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, दलित परेशान है, महिला परेशान है। आपका जीवन मुश्किल हो रहा है, वहाँ राजनीतिक दल सारे ये बातें कर रहे हैं कि किस तरह से जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर। तो आपकी बात कौन कर रहा है? आपके जीवन को सुधारने की बात कौन कर रहा है? और क्या ये सही नहीं है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक जो नेता हैं, उनका कुछ धर्म होता है जनता के प्रति? लेकिन आज जो सरकार है उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं कर रही है। वो बड़े बड़े विज्ञापन आपको तो दिखा तो रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत राशन पहुंचा देते हैं, कहीं पे थोड़ी सी मदद कर लेते हैं, लेकिन आपको अपने पैरों पर खड़े करने का जो काम है उनका, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं बार बार कहती हूँ, हर मंच से कहती हूँ कि चुनाव के समय सही चर्चा होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपको कैसे सक्षम बनाएंगे, ये बात होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है। प्रियंका जी, आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया, बाकी पार्टियों के भी घोषणा पत्र आए हुए हैं। तो आपके घोषणा पत्र में ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी अलग चीज है कि लोग आपके घोषणा पत्र को पढ़ के और आपको वोट दें? मेरे ख्याल से ये प्रश्न जो है ज्यादा उचित होगा अगर आप दूसरी पार्टियों से पूछें, क्योंकि मैंने देखा है कि चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी हो, हमारे घोषणा पत्र के ही पॉइंट्स उनके घोषणा पत्र में हैं। तो जो हमने इश्यूज उठाए हैं, जैसे महिलाओं के लिए स्कूटी, हमने ये घोषणा बहुत पहले की, अब सब कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए जो भी कार्य किया उससे महिला चर्चा में आ गई है। आज समाजवादी पार्टी भी, भाजपा भी धड़ाधड़ महिलाओं के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। तो उनके देखिए, उनका जो है अतीत पर ध्यान रहता है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से किया क्या। तो जब अतीत में ही ध्यान होता है तो भविष्य का निर्माण कैसे होगा? प्रियंका जी, आपने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया है, MY कॉम्बिनेशन, नया, महिला और यूथ। आप उनके लिए अलग से एजेंडा लेकर भी आई। आपको लगता है कि जब ऐसा माहौल है, राजनीतिक माहौल, जहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, 80-20 की बात हो रही है, जिन्ना की बात हो रही है, बहुत सारी इस नैरेटिव्स के बीच में क्या आपका MY कॉम्बिनेशन आपको यूपी में कोई फायदा दिला पाएगा?
देखिए, मेरा फायदा यूपी में ये सवाल नहीं है इस कॉम्बिनेशन का। यूपी का फायदा होगा कि नहीं, यूपी की जनता का फायदा होगा कि नहीं। ठीक है, मान लो आज किसी को समझ में नहीं आई ये बात, एक ना एक दिन आएगी, और इसलिए आएगी क्योंकि परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, संकट बहुत ज़्यादा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरी जनता कह रही है। जिस जिस के घर में जाओ उसके घर में संकट है, संघर्ष है। अब इस संकट और संघर्ष को दूर करने वाली जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति हो सकती है, और इसमें महिला और युवा सबसे महत्वपूर्ण है। आज जितनी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है, आप देखिए 12 लाख पद खाली हैं, 5 साल से क्यों नहीं भरे? क्योंकि आप पब्लिक छूट दे रहे हैं, पब्लिक पूछ नहीं रही है ना 5 साल बाद आपने किया क्या। तो मतलब आपको उम्मीद है कि जैसे दूसरी पार्टियों का एमओआई कॉम्बिनेशन उनको जीत दिलाता रहा है, तो आगे चल के ये वाला एमओआई कॉम्बिनेशन भी आपको जीत दिलाएगा? मैं थोड़ा एक अलग चीज कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इस कॉम्बिनेशन पे जीत दिलाने की बात नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ इस कॉम्बिनेशन पर अपने प्रदेश को आप सक्षम बनाइए, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाइए। मैं जीतूं मैं हारूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि आपके प्रदेश में कैसी राजनीति चल रही है, और जो राजनीति आज चल रही है उससे आपको बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। इससे आपका पेट नहीं भरेगा। देश में राजनीति हिजाब को लेके हो रही है, बुर्के को लेके हो रही है। आपको लगता है कि इन चीजों को लेकर के आप उस तरह की राजनीति को तोड़ पाएंगी, अपना रास्ता बना पाएंगी उत्तर प्रदेश में? तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिशा में देश जा रहा है वो सही नहीं है। और जब राजनीति का मकसद यही होता है कि सत्ता में रहना है और लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल करके सत्ता में, किसी भी हालत में सत्ता में रहना है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमें इस तरह की राजनीति को तोड़ना पड़ेगा। और जब मैं महिलाओं की बात करती हूँ, क्यों करती हूँ? क्योंकि सबसे पहले तो महिला का अधिकार है। हर घर में कम से कम 2-3 महिलाएं हैं, आधी आबादी महिलाएं हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि राजनीति में भी उनकी भागीदारी हो? क्योंकि आज जैसे आप देख रहे हैं कितना अत्याचार है महिलाओं पे, जहां जहां आप जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो हद से भी ज्यादा। अब आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, रोज रोज अत्याचार हो रहा है, तो इसको रोकने का क्या तरीका है? अगर महिलाएं ज्यादा राजनीति में आए, आगे बढ़ें, उन सत्ता अपने हाथों में लें, फिर देखते हैं कौन आपको दबाएगा। प्रियंका जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि आप जो चुनाव लड़ रही हैं यूपी में, तो आप ये चुनाव संगठन मजबूत करने के लिए लड़ रही हैं या कि जीतने के लिए लड़ रही हैं? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संगठन की मजबूती पे पिछले दिनों में आपने काफी जोर दिया और ये कहा कि हमने एक संगठन खड़ा किया। तो क्या संगठन खड़ा करना मकसद था या चुनाव जीतना? देखिए, बगैर संगठन को मजबूत बनाए चुनाव तो जीत नहीं सकते। बार बार ये हमने देखा है। यहाँ पे हमारा एक लंबा संघर्ष है, ये जाहिर है। और जो बातें हम कर भी रहे हैं, जिस तरह से महिला की बात कर रहे हैं, हम नवयुवकों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इन चीज़ों को समझने में लोगों को समय लगे। तो ये लंबा दौर का हमारा रास्ता है और एक संघर्ष भरा रास्ता है। कौन सी दूसरी पार्टी दिख रही है आपको उत्तर प्रदेश में जिसने इतना संघर्ष किया है? और बगैर संगठन के ये संघर्ष नहीं हो सकता। तो हमारा मकसद, अगर आप पूछ रही हैं कि मेरा मकसद क्या है उत्तर प्रदेश में, मेरा मकसद है कि यहाँ की राजनीति बदले और इस प्रदेश का विकास हो। इस प्रदेश में इतनी काबिलियत है, इतना हुनर है, इतने मौके होने चाहिए, इतने नौजवान हैं जितने पूरे देश में नहीं हैं। तो इनको हम मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हें हम शक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? इन्हें हम सत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें रोजगार के मौके क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रियंका जी, आपने अभी कहा कि जमीन पे आप दिख रही थी, सारे मुद्दे आपने उठाए यूपी के, चाहे वो लखीमपुर का हो, हाथरस का हो, उन्नाव का, सारी चीजें। लेकिन विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप वहां से राजनीति करती हैं, दिल्ली से। इसी मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि प्रियंका जी का तो नाम प्रियंका ट्विटर वाड्रा रख देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, मार्गरेट थैचर, उन्होंने कहा था कि जब राजनीतिक मुद्दों का जवाब नहीं होता तभी निजी हमला किया जाता है।
और रही बात कि मैं कहाँ रहती हूँ, सितंबर में मैं यहाँ आ गई थी लखनऊ में, ज़्यादातर मैं लखनऊ में ही रहती हूँ। अब हाँ, थोड़ा कोरोना हुआ और ज़्यादा पश्चिमी यूपी में ज़्यादा दौरे लगाने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा पिछले दिनों में मेरा बेस शिफ्ट हुआ है, लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ और यहीं रहूँगी। चुनाव के बाद भी कहीं जाने नहीं वाली हूँ। एक और आपके ऊपर बल्कि मैं मिस कर रही थी। आज जब मैं कुछ दिनों बाद लखनऊ आई तो मुझे लग रहा था काफ़ी, मतलब मैं मिस कर रही थी कि मैं बहुत दिनों से नहीं। एक और आपके लिए टिप्पणी की थी एक नेता ने कि प्रियंका जी कह रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हैं, नारा दे रही हैं, लेकिन उन्हें लड़की और महिला का फर्क समझा के ये बात कही थी। कोई पुरुष नहीं समझा सकता ये फर्क, और अगर किसी महिला को समझाने की कोशिश की तो उनको खुद पता चल जाएगा। प्रियंका जी, अगला सवाल रणवीर का। ये लगातार यूपी में घूम रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो इनका सवाल अगला। प्रियंका जी, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा ही सवाल है कि आप बार बार उम्भा का जिक्र करती हैं, अलीगढ़ का जिक्र करती हैं, आगरा का, हाथरस, लखीमपुर, और कहती है कि कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, लेकिन बीजेपी इसी कानून व्यवस्था को अपना आधार बताती है कि बुलडोजर चला के कार्रवाई की। जवाब दे चुकी हूं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसको आप लोग चुनावी मुद्दा बना पाएंगे, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमने कार्रवाई की, अपराधियों को बाहर भेज दिया, बुलडोजर चलाए, सीज किया, पैसे जब्त किए, तो ये सारा चीज वो अचीवमेंट के तौर पर बताते हैं। देखिए, उनके नजरिए से लॉ एंड ऑर्डर एक चीज है, हमारे नजरिए से कुछ और है। जैसे मैंने कहा, ये गवर्नेंस से जुड़ा है। गवर्नेंस की काबिलियत इस सरकार में नहीं है। यहाँ गवर्नेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। जो मन में आया वो किया। मेरा ये विचार है कि यहाँ गवर्नेंस हो नहीं रही है ठीक से। यहाँ पे तो एक रूल ऑफ लॉ मनमानी से बन रहा है। अगर बुलडोजर चलाना लॉ एंड ऑर्डर है, अगर इनकाउंटर करना लॉ एंड ऑर्डर है, तो हाँ, फिर कहिए कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर है इस प्रदेश में। आपके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को कुचल दिया, अभी भी मंत्री आपके साथ मंच पे हैं, और इतना संघर्ष किया सारे राजनीतिक दलों में सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने में, सिर्फ उसको पकड़ के जेल में डलवाने के लिए। आपने कुछ नहीं किया, आप उसको बचाते रहे। किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है? जब यहाँ का आम आदमी, यहाँ का गरीब सुरक्षित नहीं है तो कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? यहाँ पे तो सिर्फ जो सत्ता है, जो सत्ता में है, वही सुरक्षित है। मैं तो नहीं मानती कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। प्रियंका जी, मेरा सवाल यूपी नहीं, थोड़ा दिल्ली जाके है। अभी पार्लियामेंट में आपकी पार्टी पर कई तरह के एलिगेशन लगे, कई बातें हुई। उसमें से एक बात जो है वो था टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर। सॉरी, टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र आया। अच्छा। और कहा गया कि कांग्रेस जो है उसकी लीडर बन गई है। जरा वो हमें समझाएंगे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, और आपके पार्टी पर जो ये एलिगेशन जो लगा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एलिगेशन लगा रहा है वो समझाए ना, वो समझाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है। इसके देश को बनाया किसने है? जो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 7 सालों में क्या किया है? कोई आईआईटी बनाए है, कोई एम्स बनाया है, रोजगार दिलवाए हैं, क्या किया है? जो देश की संपत्ति थी सारी 2 लोगों को पकड़ा दी है और बेचे जा रहे हैं। और हर बार पर, हर मंच पर बस यही पुरानी बातें, 70 साल में क्या किया सर। अरे 70 साल हो गए ना, बीत गए। 7 साल की बात करिए। 7 साल में आपने किया क्या है? आप हवाई अड्डों को चुनाव के पहले इनॉग्रेट कर रहे हैं। 5 साल से आप सरकार में हैं, तब आपने जेवर का हवाई अड्डा नहीं बनाया। चुनाव से पहले आप जाकर उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और फिर शंघाई की फोटो लगा रहे हैं, उसकी शंघाई की एयरपोर्ट की फोटो लगी जा रही है। तो जब आप खुद नहीं करेंगे तो सिर्फ आप यही कहेंगे ना कि किसी और ने आपसे पहले कुछ नहीं किया। अगला सवाल संजय त्रिपाठी का। प्रियंका जी, एक बड़ा साहसिक निर्णय लिया गया इस बार 2022 के चुनाव के लिहाज से कि आपने 40% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी, और दी भी। तर्क दिया गया पार्टी की ओर से कि ये फैसला पार्टी को मजबूती देगा, लेकिन चर्चा ये है कि ये मजबूरी में लिया गया फैसला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टी को वो लोग ही नहीं मिले जो किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे सके। अब देखिए, ये आपका नज़रिया है। मेरा नज़रिया तो ये है कि मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगी, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब का इशू है। मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। जब हमने ये निर्णय लिया तो सबने कहा कि इनको तो महिलाएं मिलेंगी नहीं। सबसे पहले यही कहा ना कि अरे लड़ने वाली महिलाएं इनको मिलेंगी कहाँ से, लेकिन मिल गई। हर विधानसभा में 4-4, 5-5 महिलाएं लड़ रही हैं। भाजपा कहती है हम सपा से लड़ रहे हैं, सपा कहती है हम भाजपा से लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी किससे लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में?
गरीबी से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, महंगाई से लड़ रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार से लड़ रहे हैं। और राजनीति यही होनी चाहिए। मैं दूसरों को समझाना नहीं चाहती। राजनीति में मैं 3 साल पहले आई हूं, मेरे से बहुत पहले आए हैं, शायद इसलिए उनकी सोच नकारात्मक हो गई है। शायद इसलिए ये इस तरह की राजनीति बन गई है कि ठीक है, हम आपके लिए ये करेंगे तो आप हमें वोट दीजिए, ऐसा मतलब सौदेबाजी हो गई है और जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है। आपकी इतनी महिलाएं और लड़कियां विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी जो लीडर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए था। हर चीज का समय होता है। उस समय के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगी कि समय लोकसभा का आएगा, विधानसभा का? मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, मैं सोचती हूँ कि अभी समय नहीं है। और हालांकि आप लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं, मैं जानती हूँ कि आप सब इससे सहमत हैं। नहीं प्रियंका जी, मैंने आपकी एक तस्वीर देखी थी। प्रियंका जी, जब राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो मैंने एक तस्वीर देखी थी उस वक्त कि आप आगे आगे, राहुल गांधी पीछे पीछे थे, हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ रही थी। कहाँ पे? अमेठी में। अमेठी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इतने सालों से आप पॉलिटिक्स बिहाइंड द सीन कर रही थी, अब आगे की हैं, तो मुझे लगता है कि जब इतने सारे लोगों को आप बढ़ा रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती नारे के साथ, तो आप भी लड़ लेती तो शायद बेहतर होता। मैंने कहा मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अभी सही समय नहीं है इसके लिए। लड़ूंगी जरूर, समय आएगा। प्रियंका जी, आपने जो कहा कि राजनीतिक फैसला होगा, समय आएगा तो लड़ूंगी, एक सवाल मेरे मन में आया कि जब कोई राजनीतिक फैसला लेना होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपको मशवरे की जरूरत हो, सलाह की जरूरत हो, तो परिवार में किससे सलाह लेती हैं? सोनिया जी के पास जाती हैं या कि राहुल जी से लेती हैं? दोनों से। दोनों से बराबर? हाँ, बराबर, तकरीबन बराबर ही। डिपेंड्स। मैं महिला हूं तो कभी कभी अगर मैं हाँ चाहती हूँ तो मैं जानती हूँ कहाँ से मिलेगा। वो कहाँ से मिल जाता है और वो कहाँ से मिलता है ज़्यादा? डिपेंड्स, इशू क्या है उस पे डिपेंड करता है। अगला सवाल। प्रियंका जी, ये घोषणा पत्र मैं देख रहा था जी, इसमें सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, और जो लड़की लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, उस लड़की का चेहरा नहीं है। वो अंदर है। नहीं, फ्रंट पे नहीं है, अभी भी पीछे ही है। कोई बात नहीं। इसके पीछे कुछ सोचा समझा? नहीं, ये हमारा मेन मैनिफेस्टो है। हमारी पार्टी की अध्यक्षा जी हैं और पूर्व अध्यक्ष है, उनको सामने होना चाहिए। मैं तो हूं ही, रोज लड़ रही हूं यहाँ। पंकज जी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने कहा कि जब समय आएगा तब आप लड़ेंगी। आपका मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान देखा था जिसमें आपने कहा था कि आपने उत्तर प्रदेश को इसलिए चुना क्योंकि शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां संघर्ष सबसे ज्यादा हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने ऐसा कहा था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब आपको पता था कि इस स्टेट में इतनी चुनौती है जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को खुद उतरना पड़ेगा, 10 साल आपको नहीं लगता पीछे रह गई? 10 साल पहले अगर ये गांधी परिवार के सदस्य आ गई होती, संगठन खड़ा भी हो गया होता, पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही होती, संभवतः आप सरकार भी बना लेती। 10 साल पहले मेरी बेटी 8 साल की थी। मैं एक मां भी हूं। प्रियंका जी, मेरा सवाल फिर दिल्ली से ही है कि दिल्ली में कांग्रेस अपने दम पे सत्ता में कब आएगी? 44 आपका वर्ष परफॉर्मेंस था जो बढ़ के अगली बार उससे बेटर आपने किया। क्या उसी रफ्तार से कांग्रेस आगे बढ़ेगी या कुछ है जो कि बहुत तेजी से? देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, मैं नहीं कह सकती कि कांग्रेस सत्ता में कब आएगी। मैं ये जरूर कह सकती हूं कि कांग्रेस की जरूरत है और जल्द से जल्द जनता समझ ले। मैं जानती हूं कि एक नजरिया ये है कि देखिए कांग्रेस अभी सीख नहीं रही है, उसको अहंकारी है, ये सब, लेकिन सच्चाई ये है कि हम रोज सीख के, रोज संघर्ष करके, रोज मेहनत करके एक नई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो परेशानियां आज लोग देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि ये सरकार ने गवर्नेंस को इवेंट मैनेजमेंट से रिप्लेस किया है। इवेंट मैनेजमेंट होता है, बड़ी बड़ी इवेंट्स होती हैं, विज्ञापन होते हैं, ये सब होता है, लेकिन एक्चुअल गवर्नेंस नहीं हो रहा है। नहीं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की ये स्थिति नहीं होती जो आज है। आप पूजा पाठ करती हैं? हाँ, क्योंकि विपक्ष कहता है कि आप और राहुल गांधी दोनों ही जब चुनाव करीब आते हैं तब मंदिरों में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं।
अच्छा, क्योंकि जब चुनाव आता है तो मीडिया साथ आती है, और जब चुनाव नहीं है अगर हम जाएं तो मीडिया कहाँ आती है। तो आप रेगुलर पूजा करती हैं? रेगुलर पूजा, देखिए मेरा जो अपना मानना है, मेरा धर्म जो है, जिस तरह से मेरी आस्थाएं होती है, मैं मन में ज़्यादा करती हूँ। जब मौका मिलता है, जब कुछ त्योहार होता है जैसे दिवाली, तब मैं पूरी प्रॉपर पूजा करती हूँ, या कभी कभी जैसे महामृत्युंजय पाठ वगैरह ये सब करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने मन में भगवान से बात कर लेती हूँ जो भी कर। प्रियंका जी, राजनीति की कुछ तस्वीरें बहुत याद रखी जाती हैं। जब अखिलेश जी के सामने आप पड़ी, आप दोनों मुस्कुराए, एक अच्छा जेस्चर था। क्या इसी तरह का अच्छा जेस्चर योगी जी और पीएम मोदी को देखकर भी आपका होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारी विचारधारा अलग है, हम उनकी राजनीति से, हमारी राजनीति अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदर सम्मान नहीं करें, ये तो हमारी सभ्यता है। प्रधानमंत्री हैं इस देश के, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्यों नहीं आदर जरूर करेंगे हम। वो हमारा करेंगे कि नहीं ये नहीं मालूम। आपको ऐसा क्यों लगता है? उनकी बातों से पता चलता है कभी कभी, क्योंकि वो सिर्फ राजनीतिक बात नहीं करते, बड़े निजी हमले करते हैं, इसलिए। तो निजी हमलों से ज्यादा चोट पहुंचती है? बिल्कुल नहीं, आज तक मुझे किसी ऐसे हमले से चोट नहीं पहुंची। एक बार जब मैं 14 साल की थी तो मेरे पिताजी के बारे में कुछ लिखा था, बहुत रोई मैं। फिर मैंने उनसे बात की, दुखी होकर मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें समझाई जीवन के बारे में, तब से नहीं हुआ कोई दुख। तो क्या वो चीज़ें आपने आगे अपने बच्चों को भी समझाई? मैंने अपने बच्चों को पूरी तरह ट्रेन कर दिया। जब से 8-10 साल के थे, मैंने कहा कि अब समय है इनको समझाना है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो मैंने गूगल किया कि मेरे परिवार के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है और उसमें से सबसे जो क्या कह सकते हैं, इतने सारे झूठ थे उसमें, लेकिन उसमें एक बात थी कि मेरी नानी एक स्मगलर हैं और एक स्पाई हैं, रूसी स्पाई हैं। तो मैंने कहा वाह, अब मेरी नानी को उन्होंने देखा हुआ है, वो टिपिकल जो इटालियन महिला, जैसे हमारी यहाँ दादियाँ नानियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने कपड़े खुद धोएं, अपने खाना खुद पकाएं, साइकिल से जाके दुकान जाके अपनी सब्जियां खरीद के लाएं, घर एकदम साफ रखती थी, एकदम नानी होती है वो, सिंपल। और तो उन्होंने देखा था, तो मैंने कहा देखो ये क्या लिखा है तुम्हारी नानी के बारे में, उनकी परनानी के। इतना हंसे, तो उस बात से उनको समझ में आ गया कि जो पढ़ रहे हैं और जो लिखा जा रहा है उनके परिवार के बारे में, उससे काफी अलग सत्य है। जो आपके पुराने नेता हैं वो पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? पिछले दिनों में आरपीएन सिंह गए और उन्होंने ये कहा कि ये पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। ऐसा क्या फर्क आ गया है? जो जाता है उसके लिए तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि उसके मन में क्या है, उसकी निजी परिस्थितियां क्या हैं, राजनीतिक परिस्थितियां ये हैं, वो वही जानते हैं। मैं इतना कह सकती हूँ कि आज जिन परिस्थितियों में हम लड़ रहे हैं उसके लिए हिम्मत चाहिए, और हो सकता है कि कहीं पे हिम्मत हार जाते हैं। दूसरा, हमारी जो विचारधारा है उसके प्रति कमिटमेंट की ज़रूरत है। अब आज आप 30 साल से कांग्रेस में हैं और अचानक आप भाजपा में चले गए, तो आपकी विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा है या भाजपा की विचारधारा है? दोनों तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि पहले से आपको भाजपा की विचारधारा भाई हुई थी। पार्टी को, कांग्रेस को नया अध्यक्ष कब मिलने वाला है, और क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बन रहे हैं? ये जवाब मिलने वाला तो जरूर है। कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव तय किए गए हैं, इसका पूरा जो टाइम टेबल भी बना है वो सबके सामने है, पब्लिक में है। उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, मेंबरशिप भी शुरू हो गई है हर प्रदेश में। तो ये जरूर होगा, मेरे ख्याल से सितंबर-अक्टूबर का है टाइम टेबल, और उस समय चुनाव होगा, उस समय अध्यक्ष आएंगे, और अगर राहुल जी लड़ेंगे तो जरूर अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, आपको क्या लगता है कितनी जगह पे कांग्रेस की संभावनाएं हैं? आशा तो यह है कि सभी में बने, यूपी में भी आशा और उम्मीद तो है, क्यों नहीं। प्रियंका जी, अगर यूपी में सरकार बनती है, जो आपने कहा आशा और उम्मीद है, तो एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल है जो आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? पहले सरकार बनने दीजिए ये सब भविष्य की बातें हैं। प्रियंका जी, आप हमारे शो में आई
और सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से खुल के जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।